अब हम लोग बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेंट क्या होता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाली इतना हम लोग बात कहेंगे कि कोई भी सब्सटेंस अगर इवापोरेटर में जाके, ठीक है, इवापोरेटर में जाके लिक्विड में से मतलब वहाँ की जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब कर ले, हीट को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, ठीक है, और उसके बाद कंडेंसर में जाके उसको निकाल दे, ठंडा हो जाए। ठीक, यानी कि इवापोरेटर में गया, गैस की फॉर्म में चेंज हुआ, उसके बाद जब कंडेंसर में गया तो वहाँ पे ठंडा होके कंडेंसेट होके किस में बन गया, लिक्विड में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रेफ्रिजरेट। ठीक, अब ज़्यादातर जगह एक सेकेंडरी कूलिंग मीडियम होता है। ठीक है, मतलब कि एक प्राइमरी, दो तरह के रेफ्रिजरेंट होते हैं, एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक, तो जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है उसमें हम लोग डायरेक्टली मतलब जो भी मतलब वो रहता है क्या बोलते हैं, जिससे कूलिंग पाइप वगैरह होती है, तो उससे हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं। मतलब कि रेफ्रिजरेंट जो है डायरेक्टली ठंडा नहीं करता चीज़ को, डायरेक्टली जहाँ का हम लोग को ठंडा करना है वहाँ की हीट को नहीं सोखता है, बल्कि किसी मीडियम के ज़रिए। और वो मीडियम क्या हो सकता है, जैसे ठंडा पानी हो सकता है, या ब्राइन। ब्राइन क्या होता है कि पानी और नमक का घोल होता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट पानी की जगह नमक का घोल क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब हम लोग नमक मिला देते हैं पानी के अंदर, तो अब उसकी जो फ्रीजिंग यानी कि जो बर्फ़ बनने की उसकी जो क्षमता है पानी की, वो और कम हो जाती है। जिससे अगर हम लोग मान लो बर्फ़ बनाना है, ठीक है, तो जो हम लोग अगर डायरेक्टली उसको ठंडा करेंगे तो पानी जीरो पर ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग मान लो जीरो जैसे लेके जाएंगे पाइप वाला, तो वो पानी पूरा जम जाएगा। लेकिन हम लोग जब नमक मिला देते तो जीरो की जगह मान लो 10 -10 डिग्री पहुंच गया। अब यानी कि जब वो और कम हो गया टेम्परेचर उसका, तो अब मान लो अगर कई और जगह मतलब जो बर्फ़ बर्फ़ की जो इंडस्ट्री वगैरह होती है वहाँ पे हम लोग ब्राइन का यूज़ करते हैं इसे। वो आप लोग आगे देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है, अगले चैप्टर में। तो उसके अंदर जब हम लोग रखते हैं बर्फ़, पानी भर के रखते हैं, और उसकी ब्राइम के सॉल्यूशन, क्योंकि वो और कम में और कम टेम्परेचर ले जाएगी तब बर्फ़ बनेगा, जबकि पानी जीरो पे बन जाएगा। तो उसका यूज़ करते हैं हम लोग इस तरह से कि मतलब सेकेंडरी कूलिंग करके, यानी कि पहले पानी जो पाइप को ठंडा करते हैं, पाइप जब रेफ्रिजरेंट जाता है तो पाइप अंदर हीट सोखता है, तो किसकी सोखता है, वहाँ की पानी की, यानी कि ब्राइन की, ठंडे पानी को लो या ब्राइन के लो। फिर उसके बाद जब उसने वहाँ की हीट खींचा, अब ब्राइन क्या काम करता है कि जो अंदर पानी रखा है मान लो बर्फ़ बनाने के लिए, वो वहाँ की खींचता है, फिर ऐसे खींचता है और फिर उसके बाद वो वहाँ पे छोड़ देता है, मतलब जो पाइप गई है रेफ्रिजरेंट वाली ट्यूब या इवापोरेटर वहाँ पे छोड़ देता है। तो इस तरह से ये सब काम चलता है। ठीक है, इसमें क्या क्या मतलब साइकिल हो सकती है, इवापोरेशन हो सकता है, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, वही लिक्विफेक्शन, रिकवरी, ये सब इसके अंदर के साइकिल्स वगैरह है। ठीक, तो ये मतलब इस तरह से ये जो रेफ्रिजरेंट होता है हमारा काम करता है। अब जो रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, वो क्या करता है कि कम टेम्परेचर उसका होता है तब हीट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे ठंडा एकदम होता है ना, जब इवापोरेटर में जाता है तो एकदम कम टेम्परेचर में एब्जॉर्ब करता है, और छोड़ता है कहाँ पे, जब एकदम कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ जब निकलता है तब वहाँ कंडेंसर में छोड़ता है। कब छोड़ता है फिर से, जब उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा होता है तब कंडेंसर में जाके वो अपनी हीट को निकाल दे। तो किसको, इसी को क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर ले इसके बारे में, तो इसमें मतलब कुछ आजकल जैसे यूज़ हो रहे हैं, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और भी केमिकल मतलब फिजिकल ऐसे देखा जाए थर्मल प्रॉपर्टी वाले बहुत सारे यूज़ किए जा रहे हैं प्रैक्टिकल डिज़ाइन वगैरह में। ठीक है, रेफ्रिजरेंट मतलब आजकल अलग अलग तरह का, बहुत तरह का आने लगा, अभी हम लोग उसको भी देखते हैं। ठीक, तो ये हो गया रेफ्रिजरेंट क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेंट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेंट जैसे कि मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब से मैंने प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, जो कि डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पार्ट ले, जैसे फ्रिज वगैरह में गया डायरेक्टली, कोई मतलब अंदर न पानी वानी वैसे में मतलब मीडियम नहीं बनाया जाता है, वो डायरेक्ट ही अंदर की हीट को सोखता है, उसके बाद वो कंडेंसर में जाके उसको छोड़ देता है। ठीक है, तो हीट को वहाँ निकालता है और वहाँ से खींचता है, जिसकी वजह से अंदर ठंडा हो जाता है। और अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करें तो मैंने अभी बताया कि पहले जो अंदर रेफ्रिजरेंट है वो कूल करता है। ठीक है, इवेपोरेटर यानी कि पहले जो ब्राइन वगैरह या ठंडा पानी है उसको कूल करेगा, ठंडा करेगा, उसकी गर्मी खींचेगा, फिर वो जो पानी है अंदर की गर्मी खींचेगा, फिर उसको जाके इवापोरेटर को देगा, फिर ऐसे ऐसे खींचते खींचते मतलब बीच में एक मीडियम होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी कूलिंग। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग अगर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की बात करें तो आगे जाके चार ग्रुप में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से ग्रुप है वो, हेलो कार्बन है, या उसको हम लोग ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट भी बोल सकते हैं, और सेकंड है अपना
एजियोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट, थर्ड है अपना इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, और फोर्थ की मैं बात करूँ तो हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन में क्या आता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में अपना आ जाएगा, काउंटिंग ऐसे याद कर लो कि इसमें आता है R11, ठीक है, R12 आता है। R12 का हम लोग अक्सर है ना, पहले मतलब अभी मेरे ख्याल से ये सब बंद हो, आर मतलब 12 का यूज़ बहुत कम हो गया है। अब हम लोग R12 की जगह R32 का यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ होता है AC में। ठीक है, तो ये हो गया R11। R12 वाला मैंने अभी बताया कि AC में यूज़ होता है, पहले होता था AC में, अब यूज़ की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं R32। ठीक है, उसके बाद कौन सा अपना R13 है 13, R14 है, फिर कौन सा अपना R21 है, उसके बाद क्या है अपना R22। ठीक, अब ये जो R22 में बताया, ये आजकल AC में मतलब कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ऐसे एसीओ में R22 का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वो LG हो गया, या वोल्टास हो गया, सैमसंग हो गया, इटाची हो गया, कैरियर, ओरिजिनल, ये सब मतलब एसी वगैरह में हम लोग R22 का यूज़ करते हैं। फिर आगे चले हम लोग तो R30 है, R40 है, R100 है, R113 है, R114 है, R115 है, R152 है। ठीक है, तो जो हम लोग ने अभी नाम देखा है, ये सब मतलब इसको बस खाली आप लोग ऐसे मतलब अभी फ़ोटो में एक भेजता हूँ, उसी को फ़ोटो को देख के इसको याद करने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से याद होने जाना चाहिए आराम से एक आध बार में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं एजियोट्रॉप्स क्या है। ठीक, तो एजियोट्रॉप्स में हम लोग जो रेफ्रिजरेंट आते हैं वो आते हैं R500, R502, R503, R504। ठीक है, तो ये भी आराम से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 500 है, 502 है, R503 है, R504। जिसके बाद हाइड्रोकार्बन में आते हैं। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सा यूज़ होता है, R50 होता है, R170 होता है, R290 होता है, R600 होता है, और R600A होता है। R600 का यूज़ हम लोग रेफ्रिजरेंट में यानी कि फ्रिज वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का लास्ट होता है R601। ठीक, अब हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक, तो R717 है, 717, R718 है, R732 है यानी कि 729, R44 है। ठीक, R744, ठीक है, R764 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा 700 के मतलब ऊपर ही है, और 700 में ही है। ठीक है, 800 ना 700 से नीचे, ना 700 के मतलब 800 के ऊपर। ठीक, 800 के मतलब नीचे और 700 के ऊपर। तो इनऑर्गेनिक आ गया हम लोग का। ठीक, जिसमें इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो ये हम लोग का जो मोस्टली यूज़ होता है, हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, R717 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं, R718 को वाटर बोलते हैं, R732 को एयर बोलते हैं, R744 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और R764 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर आगे चले तो आगे क्या है, सेचूरेटेड कंपाउंड। ठीक, ये जो होते हैं ना, इसमें सब R1000 के ऊपर होते हैं, जैसे R1120, R1130, R1150, R1270 मतलब। ठीक, तो ये होगा हम लोग के सारे नोमेनक्लेचर, मतलब कि हम लोग बात कर लेंगे नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, कि क्या क्या नाम है कौन से केमिकल के, इसके अभी मैं फ़ोटो भेजूंगा, उसको आप लोग देख के याद करेंगे। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए रेफ्रिजरेंट, अगर हम लोग को जो हम लोग को चाहिए होती प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। पहली, कि उसके अंदर कम बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा हम लोग को कूलिंग देगा। ठीक, सेकंड क्या होता है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर और टेम्परेचर होना चाहिए। अगली बार बात करूँ तो हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा हीट मतलब कि हाई लेटेंट हीट होगा ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि उतना ही ज़्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखेगा। ठीक है, उसके अंदर खासियत होगी, तो इसलिए हम लोग को हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होना चाहिए। अगला मैं बात करूँ तो लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड और हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर होना चाहिए। लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। अगला नॉन कोरोसिव ऑफ मेटल, यानी कि किसी मेटल के साथ मतलब कि जंग ना खाए वो। ठीक है, तो नॉन कोरोसिव होना चाहिए। नॉन फ्लेमेबल और नॉन एक्सप्लोसिव होना चाहिए, मतलब कि ना ज्वलनशील होना चाहिए, ना दगने वाला होना चाहिए, और ना ही जहरीला होना चाहिए, यानी कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए।
और लो कॉस्ट यानी कि कम पैसा होना चाहिए, कम पैसे में। और क्या है, ईजिली और रेगुलरली अवेलेबल यानी कि आसानी से और लगातार मतलब हम लोग को मिल सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अगली अगर हम लोग बात करें तो आसानी से लिक्विफाइड हो जाने चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक। उसके बाद जब वो मान लो लीक करें तो उसके अंदर कोई खुशबू होना चाहिए, मतलब कि जिससे हम लोग को पता चल जाए, गंध होना चाहिए जिससे हम लोग को पता लग जाए कि हाँ लीक हो रहा है। तो इजी ऑफ लोकेटिंग लीक बाय ओडोर और सिचुएबल इंडिकेटर। ठीक। अगला, वेल मिक्स वेल विथ ऑयल, ऑयल के साथ आराम से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद अगला है हम लोग का हाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ठंडे के लिए रेफ्रिजरेंट वगैरह में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का यूज़ करते हैं, तो वहाँ हाई होना चाहिए और ओजोन फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि ओजोन को ज़्यादा हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओजोन के साथ मतलब हार्म ना हो ओजोन में। तो ये होगा हम लोग के प्रॉपर्टीज़ वगैरह। और इसके बाद हम लोग अगर देखें तो एक लिखा है सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो वही इसमें हम लोग यही डिज़ायरेबल मतलब जो हम लोग ये प्रॉपर्टी चाहिए होती है कि हम लोग किस तरह का सिलेक्शन करें, किस तरह से। तो ये प्रॉपर्टीज़ रेफ्रिजरेंट में अगर हम लोग सिलेक्ट करके, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर जो चाहिए होता है रेफ्रिजरेंट अगर सिलेक्ट करने बोले तो हम लोग यही प्रॉपर्टीज़ वाले रेफ्रिजरेंट देखेंगे। तो बस सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट में भी मेरे ख्याल से हम लोग ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं।